हेलो स्टूडेंट, आई एम अनुज राजपूत। आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं एक न्यू चैप्टर जो कि 12th स्टैंडर्ड में भी है और आपके बीकॉम लेवल पे भी है और बीबीए में भी है। तो इसका नाम है डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, तो बेसिकली हम जो सारा कवर करेंगे वो 12th स्टैंडर्ड के हिसाब से करेंगे। तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म होता क्या है, सबसे पहले हमारी बात ये है। तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म ये है कि जो पार्टनर्स के बीच में रिलेशनशिप होती है वो जब टर्मिनेट हो जाती है तो उसको हम डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म बोलते हैं। एक बार दोबारा डेफिनेशन पढ़ते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन पार्टनर्स ऑफ फर्म इज डिसॉल्व और टर्मिनेटेड। जब पार्टनर्स के बीच में जो भी रिलेशनशिप बना था, जब पार्टनरशिप स्टार्ट हुई थी, अगर वो टर्मिनेट हो जाए यानी कि डिसॉल्व हो जाए, खत्म हो जाए, तो उसको डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म बोलते हैं। राइट। डिसोल्यूशन होने के बहुत सारे मोड है, यानी आप बंद कैसे कर सकते हैं फर्म को, तो उसके बहुत सारे मोड हैं, अलग अलग तरीके हैं। पहला एग्रीमेंट के थ्रू, यानी एग्रीमेंट जो भी था उसके अकॉर्डिंग आप जो है फर्म को बंद कर सकते हो। नोटिस के थ्रू भी आप फर्म को बंद कर सकते हो, नहीं नोटिस दिया और नोटिस देकर वो फर्म को क्लोज भी कर सकते हो। तो कई बार सोचते हैं कि नोटिस किसको देना होता है। नोटिस जो है गवर्नमेंट में या फिर न्यूज़पेपर में नोटिस डालकर या फिर पार्टीज़ को नोटिस डालकर फर्म को डिसॉल्व किया जा सकता है, क्योंकि फर्म को डिसॉल्व करने से पहले बहुत सी लीगल लायबिलिटीज़ होती हैं, लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है एक फर्म की, तो वो सारी पूरी करनी होती है। तो इसलिए अलग अलग मोड के थ्रू इसको डिसॉल्व किया जाता है। इसके बाद कंपल्सरी डिसोल्यूशन। कंपल्सरी डिसोल्यूशन के केस में क्या होगा, यानी कि आपको बंद ही करनी पड़ेगी, उसके आगे आपका कोई चारा नहीं है। जैसे पार्टनर की अगर इनकेस डेथ हो जाए या आपके एक्सपायरी हो जाए टर्म, आपने सोचा था 2 साल के लिए हम करेंगे पार्टनरशिप, उसके बाद हमारी पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाएगी। काम पूरा हो चुका है यानी पूरा हो गया, यानी आपने कोई एक पार्टनरशिप की थी कि जैसे ही काम पूरा होगा हम अपनी पार्टनरशिप को डिसॉल्व कर देंगे। इनकैपेसिटी मतलब हो सकता है कि जो पार्टनर का है दिवालिया निकल जाए, हो सकता है कि क्या नाम है इंसॉल्वेंट हो जाए, यानी इंसॉल्वेंट को ही दिवालिया बोलते हैं, या फिर वो साउंड माइंड नहीं रहा यानी अनसाउंड माइंड हो गया है, यानी कि उसका दिमाग खराब हो गया है या पागल हो गया है। इस तरह की सिचुएशन को हम इनकैपेसिटी बोलते हैं, यानी कैपेसिटी मीन्स करने लायक हो, इनकैपेसिटी मतलब जब पार्टनर पार्टनरशिप करने लायक ना हो। और रेगुलर लॉसेस के केस में तो ज़्यादातर जो क्वेश्चन डिज़ाइन होते हैं वो रेगुलर लॉसेस के बिहाफ पर होते हैं कि फर्मों को कई सालों से लॉस हो रहा होता है, तो उसको क्या करते हैं, वो क्लोज कर देते हैं बिजनेस को। राइट। डेथ ऑफ ए पार्टनर में जैसे कि आपके 2 पार्टनर हैं और दोनों की डेथ हो जाए, या 2 पार्टनर थे एक की डेथ हो जाए, क्योंकि एक पार्टनर जो है फर्म को कंटिन्यू नहीं कर सकता, क्योंकि पार्टनरशिप के अंदर एटलीस्ट 2 पार्टनर होने जरूरी हैं। एक्सपायरी बता दिया मैंने, काम खत्म होने पर भी हो सकता है। इनकैपेसिटी को मैं दोबारा बता देता हूँ। इनकैपेसिटी का मतलब ये है आपका कि पार्टनर या तो इंसॉल्वेंट हो गया है यानी उसका दिवालिया निकल गया है, या फिर वो अनसाउंड माइंड हो गया है यानी कि उसके जो दिमाग का संतुलन है वो ठीक नहीं है। उस केसेस में जो है डिसोल्यूशन कंपल्सरी करना होगा। कॉन्टीजेंट यानी अचानक से डिसोल्यूशन करना पड़े। या लास्ट होता है कि थ्रू ऑफ कोर्ट, यानी डिसोल्यूशन कोर्ट के थ्रू भी होता है। कुछ ऐसे एरियाज होते हैं जिस केस में कोर्ट के हाथों में सौंप दिया जाता है और कोर्ट ही के प्रोसीजर चलेंगे डिसोल्यूशन को क्लोज करने के लिए। उनकी तरफ से ही बंदा आता है, उनके ही स्टेप सारे फॉलो किए जाते हैं यहाँ पर। राइट। तो इन मोड के थ्रू आप फर्म का डिसोल्यूशन कर सकते हैं, बाय एग्रीमेंट, बाय नोटिस एंड कंपल्सरी, कॉन्टीजेंट एंड थ्रू ऑफ कोर्ट, यानी कोर्ट के द्वारा भी हम इसको बंद कर सकते हैं। फिलहाल अभी हमने इंट्रोडक्शन में 2 बातों पर ध्यान दिया है। सबसे पहले डेफिनेशन, ये डेफिनेशन है कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म की डेफिनेशन क्या है। पार्टनरशिप के यानी पार्टनर्स के बीच में जो रिलेशनशिप था जब वो डिसॉल्व हो जाए यानी कि खत्म हो जाए या फिर टर्मिनेट हो जाए, तो उसको हम डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म बोलते हैं। ये सारे मोड थे जिसके थ्रू आप किसी भी फर्म का डिसोल्यूशन कर सकते हो, बाय वे ऑफ एग्रीमेंट, बाय वे ऑफ नोटिस, बाय वे ऑफ कंपल्सरी डिसोल्यूशन, बाय कॉन्टीजेंट एंड थ्रू ऑफ कोर्ट। तो ये सारे मोड थे। अब हम नेक्स्ट इसमें देखने जा रहे हैं कि यहाँ पे हम कौन कौन से लेजर इस फर्म के अंदर बनाते हैं पार्टनरशिप फर्म की डिसोल्यूशन में। तो लेजर देखते हैं क्या क्या होते हैं। तो आइए बात करते हैं हम लेजर की, यहाँ पे किस तरह के लेजर बनाए जाते हैं। फर्स्ट लेजर जो यहाँ पे बनाया जाता है वो है रियलाइजेशन अकाउंट। यहाँ पे रिवैल्यूएशन नहीं बनता, रियलाइजेशन अकाउंट बनता है, इस बात का ध्यान रहे। सेकंड इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड थर्ड इज कैश एंड बैंक अकाउंट। कैश एंड बैंक अकाउंट क्यों बनता है? कई स्टूडेंट बोलते हैं सर बैलेंस शीट क्यों नहीं बनती? अरे जब फर्म ही बंद हो गई तो बैलेंस शीट बनाकर क्या करेंगे?
ठीक है। तो बैलेंस शीट वहाँ बनाई जाती है जहाँ पर बिजनेस कंटिन्यू चलता रहे। रियलाइजेशन अकाउंट क्यों बनाया जाता है, पहले इस बात को देखें। जब फर्म बंद हो गई है तो हम एसेट्स का क्या करेंगे, एसेट्स को सारी को बेच देंगे। जितनी भी एसेट्स सारी हैं उनको सबको बेच दिया जाएगा और जितनी भी लायबिलिटीज़ हैं उनको पेड कर दिया जाएगा, राइट। यही होगा ना, जब आपकी फर्म बंद हो रही है तो आप उन एसेट्स का क्या करेंगे, आप बेचेंगे, लायबिलिटीज़ का क्या करेंगे, पे करेंगे। और पार्टनर्स के बीच में होने वाले लॉस प्रॉफिट या जो भी डिस्ट्रीब्यूशन है वो पार्टनर कैपिटल अकाउंट के अंदर होगा और फाइनल जो भी अमाउंट उनको होगा कैश बैंक के थ्रू हम इसको पे कर देंगे। तो जितने भी एसेट्स सोल्ड या लायबिलिटी पे करेंगे वो कैश एट बैंक के थ्रू होगा, कि जो भी कैश आएगा या जाएगा वो कैश बैंक के थ्रू होगा। अगर क्वेश्चन में आपको कैश दिया है बैलेंस तो आप कैश अकाउंट बनाएं, बैंक का बैलेंस दिया है तो आप बैंक अकाउंट बनाएं। अगर आपको दोनों दिए हैं तो कैश एंड बैंक अकाउंट आप दोनों एक साथ मेंटेन करें, ठीक है। तो ये 3 लेजर इसमें यहाँ पर प्रिपेयर होते हैं, बनाए जाते हैं। तो मैं आपको फिलहाल जो स्टार्ट करने जा रहा हूँ वो रियलाइजेशन जो आपका अकाउंट है उसका फॉर्मेट तैयार करके बता रहा हूँ, ठीक है। तो हम रियलाइजेशन अकाउंट बना रहे हैं, ध्यान से देखिए। मेन आधे से ज़्यादा यानी मोर देन हाफ तो आपका रियलाइजेशन अकाउंट से ही क्वेश्चन खत्म हो जाता है, तो आप इस पर जरूर अच्छी तरह से फोकस कीजिए। यानी जो अकाउंट बनाए जाते हैं आप उस पर फोकस जरूर करें कि उसको वो रन किस तरह से करता है अकाउंट। तो वही सेम हमारा फॉर्मेट, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, यहां पे जितनी भी एसेट्स हैं आपकी वो ट्रांसफर होंगी, एसेट्स ट्रांसफर एक्सेप्ट कैश, बैंक और या कोई भी लॉसेस अगर क्वेश्चन में गिवन हैं तो आप यहां पे ट्रांसफर करेंगे। तो पॉइंट आता है, कई स्टूडेंट पूछते हैं कि सर कैश बैंक क्यों नहीं आता, तो यहाँ पे सारी एसेट ट्रांसफर करते हैं एक्सेप्ट कैश बैंक। क्यों करते हैं, क्योंकि कैश बैंक का अकाउंट हम सेपरेटली बना रहे हैं तो उसका बैलेंस हम वहाँ पे डालेंगे, तो दोनों जगह तो हम नहीं डाल सकते। तो इसलिए कैश बैंक का जो बैलेंस है हम ऑलरेडी कैश एंड बैंक अकाउंट में डालते हैं। तो बाकी जितनी भी बची हुई एसेट्स हैं या लॉस हैं उनको यहाँ पे डालेंगे, लॉस या कैश बैंक को नहीं डालेंगे। बाकी जितनी भी लायबिलिटीज़ हैं उसको यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे, लायबिलिटीज यहां पे ट्रांसफर होंगी, राइट। एक्सेप्ट कुछ रिजर्व्स हैं और कुछ पार्टनर्स की कैपिटल है, आप इन आइटम्स को छोड़कर बाकी लायबिलिटीज यहां पे डालेंगे, क्योंकि पार्टनर कैपिटल अकाउंट आप अलग सेपरेटली बनाएंगे तो उसके बैलेंस आपके वहां पर जाएंगे। अब इसके बाद क्या होता है, जितनी भी एसेट्स आपने यहाँ पे लिखी हैं उनको यहाँ पे सोल्ड किया जाता है बाय कैश या बैंक के थ्रू। कैश या आपका बैंक होगा और यहाँ पे एसेट्स आप उनको सोल्ड करेंगे, या फिर जो एसेट्स होगी इसको पार्टनर टेक ओवर करेगा, पार्टनर कैपिटल अकाउंट, एसेट्स टेक ओवर। या तो एसेट्स को बेचा जाएगा यानी सोल्ड कर दिया जाएगा, या फिर उस कोई पार्टनर उसको टेक ओवर कर लेगा। कई बार होता है कि फर्म बंद होती है तो पार्टनर कहते हैं कि भाई ये वाली एसेट्स मुझे दे दो, मेरे से पैसे काट लेना, या किसी और को सोल्ड करते हो तो बाय कैश बैंक से आ जाएगा। जितनी भी लायबिलिटीज होती हैं, लायबिलिटीज को क्रॉस यानी जो भी काम होंगे वो क्रॉस, एसेट्स क्रेडिट साइड में सेल्ड की जाएगी, लायबिलिटीज जो है वो डेबिट साइड में पे की जाएगी। टू कैश या बैंक आपका यहाँ पे हेडिंग है, तो आप यहाँ पे जितनी भी लायबिलिटीज हैं उनको पेड करेंगे, या फिर कोई पार्टनर भी इसको टेक ओवर कर सकता है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट लायबिलिटी टेक ओवर। ठीक है जी, लायबिलिटीज पे करते हैं या फिर पार्टनर कैपिटल यानी कि पार्टनर्स लायबिलिटीज को टेक ओवर कर सकता है। लायबिलिटीज इधर है तो लायबिलिटीज इधर पे होंगी, एसेट्स यहाँ पे ट्रांसफर करते हैं तो एसेट्स यहाँ पे आप सोल्ड करेंगे। तो जो भी बैलेंसिंग फिगर होगा डेबिट साइड में होगा तो आप उसको प्रॉफिट का नाम देंगे, और क्रेडिट साइड में होगा तो आप उसको लॉस का नाम देंगे। या तो लॉस आएगा या फिर आपका प्रॉफिट आएगा। तो जो भी प्रॉफिट आएगा उसको पार्टनर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। फिर दोबारा ध्यान से सुनिए, प्रॉफिट या लॉस कोई भी एक चीज़ आएगी और उसको हम जो है पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। कैपिटल अकाउंट है तो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होगा, करंट अकाउंट है तो करंट अकाउंट में ट्रांसफर होगा, राइट।
फिर दोबारा मैं आपको रियलाइजेशन अकाउंट बता देता हूँ। रियलाइजेशन अकाउंट जो है हम बेसिकली इसलिए रन करते हैं, इसलिए बनाते हैं जिसमें असेट्स और लायबिलिटीज़ को सोल्ड किया जा सके। तो सबसे पहले असेट्स जितनी भी हैं उनके फिगर्स यहाँ पे ट्रांसफर कर लेंगे एक्सेप्ट कैश बैंक, और कुछ लॉसेस होते हैं, जैसे जैसे क्वेश्चन स्टार्ट होगा वो बता दिया जाएगा आपको कि कोई कौन सा आइटम नहीं लेने। लायबिलिटीज यहाँ पे ट्रांसफर की जाती है एक्सेप्ट जैसे रिजर्व्स और पार्टनर्स कैपिटल, क्योंकि रिजर्व पार्टनर कैपिटल अकाउंट में चले जाते हैं और पार्टनर कैपिटल अकाउंट अलग से मेंटेन होता है, सेपरेटली बनाया जाता है, तो उसके बैलेंस वहाँ पे लिए जाएंगे। लायबिलिटीज को डेबिट साइड में आप पे करेंगे या टू कैश या बैंक के नाम से, या पार्टनर इसको टेक ओवर करेगा। असेट्स जो है वो आप सोल्ड कर दोगे, राइट, या फिर कोई पार्टनर टेक ओवर कर लेगा। अगर पार्टनर टेक ओवर करता है तो पार्टनर का नाम जरूर लिखना जरूरी है, मेंशन आप करिए। डेबिट साइड जो है आपका आएगा बैलेंसिंग फिगर प्रॉफिट आएगा, और क्रेडिट साइड में आपका लॉस आएगा। प्रॉफिट पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाते हैं कैपिटल अकाउंट में, और लॉस भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, ठीक है। तो अब एक हम क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे आपको और अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी इस क्वेश्चन को देखकर, ठीक है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 21, जिसमें रियलाइजेशन अकाउंट आपको मेंटेन करना है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाना है और कैश एट बैंक अकाउंट बनाना है। तो हम यहाँ पे तीनों बनाएंगे, और सबसे पहले क्वेश्चन को किस वे से करते हैं ये आपको मैं बता रहा हूँ। और इस चैप्टर में दो तरह के क्वेश्चंस हैं, जिसमें एक आपको लेजर बनाने होते हैं, एक जर्नल एंट्री पास करनी होती है। तो जो 21 से पहले जितने भी क्वेश्चंस हैं वो जर्नल एंट्रीज़ के हैं या फिर रियलाइजेशन अकाउंट बनाने के हैं। तो मैंने 21 से इसलिए स्टार्ट किया है जिसमें आपको एक साथ तीनों चीज़ें बनाने को मिले। तो एग्जाम में सबसे पहले आप क्या करेंगे, तीनों ही चीज़ें बनाएंगे, पहले रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट और कैश एट बैंक अकाउंट। और सबसे पहले पार्टनर कैपिटल अकाउंट और कैश एट बैंक के आप बैलेंस डालेंगे। तो सबसे पहले अचल विचल दो यहाँ पे पार्टनर है, रेशियो उनकी 3:5 है, और इनकी कैपिटल्स हैं 3 लाख एंड 5 लाख, ठीक है। तो सबसे पहला जो आपका स्टेप है वो कैपिटल अकाउंट के बैलेंस डालना है, और ये क्रेडिट साइड में आपके बैलेंस आ जाएंगे। कैश एट बैंक का देखेंगे, कैश एट बैंक आपका 78,000 है आपका। क्वेश्चन में हालांकि मुझे बैंक दिया हुआ है तो मैं कैश और बैंक दोनों कंबाइंड लिखता हूँ, तो आप भी हमेशा कैश और बैंक दोनों ही वर्ड कंबाइंड यूज़ करें, तो कभी प्रॉब्लम होगी ही नहीं कि कैश लिखना है या बैंक लिखना है, आप दोनों ही वर्ड यूज़ करें। तो 78,000 आपका कैश का बैलेंस है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो रिमेनिंग असेट्स है और लायबिलिटीज़ है वो ट्रांसफ़र करेंगे। तो आपके पास सबसे पहले लैंड एंड बिल्डिंग, पहली असेट्स आपको ये गिवन है 4 लाख। इसके बाद आपको मशीनरी गिवन है 3 लाख। इसके बाद आपको डेटर गिवन है 2,22,000। और इसके बाद आपकी लायबिलिटी में ओनली 2 लायबिलिटीज़ आपके पास। फर्स्ट इज़ क्रेडिटर, दैट इज़ 1,79,000, एंड सेकंड इज़ एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड जो कि 21,000 है, राइट। ये आपकी असेट्स हैं और ये आपकी लायबिलिटीज़ हैं, तो ये हमने ट्रांसफ़र कर दी। तो सबसे पहला स्टेप आपका यही है कि असेट्स लायबिलिटीज़ को ट्रांसफ़र करना, पार्टनर्स के बैलेंस डालना और कैश एट बैंक का डालना, ठीक है। इसके बाद फर्स्ट एडजस्टमेंट देखते हैं। द फर्म वाज डिसॉल्व ऑन 1 अप्रैल 2020 एंड द असेट्स एंड लायबिलिटी वर सेटल एज फॉलो, यानी कि अप्रैल 2020 को फर्म का समापन हो गया, यानी क्लोज हो गई हैं। असेट्स लायबिलिटीज़ आपको बताई गई हैं क्या क्या कैसे कैसे। लैंड एंड बिल्डिंग को बेचा, मैंने आपको बताया था कि कोई भी एसेट्स होगी उसको बाय साइड में सेल कीजिए, बाय कैश एंड बैंक, ये आप एक कॉमन में रखिए, ठीक है। ये हेडिंग डाली हमने कैश बैंक, जिसमें लैंड एंड बिल्डिंग शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ मैं। लैंड एंड बिल्डिंग को 4,30,000 में सेल किया, आप इसको इनर कॉलम में लिखेंगे, इस बात का स्पेशली ध्यान रहे। 4,30,000 आपका लैंड एंड बिल्डिंग। डेटर जो है विद इंटरेस्ट आपको अमाउंट रिसीव हुआ है जो कि 2,25,000 है, राइट। और 1,000 जो है बैड डेट जो रिकवर हुए हैं, जो लास्ट ईयर जो है बैड डेट हो गए थे, इस साल रिकवर हुए हैं, तो बैड डेट रिकवर वर्ड मैं यूज़ करूँगा इसके लिए। 1,000 रुपीज़ ये मिला है। देर वाज ए अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट 25,000, एक अनरिकॉर्डेड असेट्स है, अनरिकॉर्डेड
असेट्स, ये आपके सारे आइटम, जब तक सारे आइटम ना हो जाएं जब तक आप इसको अमाउंट को ना लिखें। यहाँ पे लैंड बिल्डिंग 4,30,000 में सेल की है, डेटर से 2,25,000 आया विद इंटरेस्ट, बैड डेट रिकवर हुए हैं 1,000 और अनरिकॉर्डेड असेट्स है 25,000। सबको ऐड करके हम लिख देंगे तो आपका टोटल अमाउंट पता लग जाएगा। इसके बाद हम बात चलते हैं, विचल ने मशीनरी टेक ओवर की है 2,80,000 में, वो भी कैश। आप देखेंगे यहाँ पे मशीनरी है, तो मशीनरी जो है यहाँ पे टेक ओवर किया है विचल ने, तो यहाँ पर विचल कैपिटल अकाउंट शो करेंगे और ब्रैकेट में हम शो करेंगे मशीनरी। इसने मशीनरी टेक ओवर की है, वो भी कैश में टेक ओवर की है, तो हम यहाँ पे ये नाम नहीं लिखेंगे क्योंकि विचल ने ये कैश में खरीदी है। अगर कैश वर्ड यूज़ ना होता तो आप विचल का ही कैपिटल अकाउंट शो करते, तो हम यहाँ पे हटाकर मशीनरी को भी यहीं पे शो करेंगे। मशीनरी जो है आपका अमाउंट 2,80,000 में आप यहाँ पे शो करेंगे, क्योंकि यहाँ पे उसने कैश पे कर दिया है, कोई इसके कैपिटल अकाउंट से हम डिडक्ट नहीं करेंगे। क्लियर है? यहाँ पर जो विचल ने पेमेंट की है तो हम इसको कैश एट बैंक के ही उसमें डालेंगे। अगर कैश वर्ड यूज़ ना करता तो यहाँ पर विचल कैपिटल अकाउंट ही में वर्ड शो करता। अगर कैश रिसीव हुआ है तो आपको कैश ही में ही डालना है। इसके बाद बात करें कि 50% क्रेडिटर को पे किया 4,000 लेस पे और बाकी रिमेनिंग क्रेडिटर को पूरा पे किया है, यानी क्रेडिटर पे 4,000 आप लेस करेंगे। क्रेडिटर 1,79,000 है और क्वेश्चन में कहता है कि जो हाफ क्रेडिटर हैं, तो हाफ क्रेडिटर जो हैं वो आपने 4,000 डिस्काउंट पे पे किए हैं और हाफ फुल किए हैं, यानी 4,000 लेस हुआ है ना, तो 1,79,000 में से 4,000 माइनस कर दीजिए, तो क्रेडिटर जो रिमेनिंग बचेंगे वो 1,75,000 जो है क्रेडिटर आ जाएंगे। राइट। इसके बाद में हम बात करें एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड के रिगार्डिंग में कुछ भी नहीं बोला है, तो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड हमें पे करना कंपलसरी है बिफोर डिसोल्यूशन। जब भी डिसोल्यूशन होता है तो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड आप पे करेंगे। यही एक ऐसा फंड है जो पे किया जाता है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, जो कि 21,000 है। दोबारा एक बार क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन में लैंडर बिल्डिंग 4,30,000 की सोल्ड की है, ये अमाउंट ये रहा। डेटर से 2,25,000 अमाउंट आया विद इंटरेस्ट, वो भी ये रहा। 1,000 रुपीज़ बैड डेट रिकवर्ड आए हैं, वो अमाउंट ये रहा। अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट सोल्ड की है 25,000, उसका अमाउंट ये रहा। और मशीनरी जो है 2,80,000 विचल को बेची है, वो भी कैश में, इसलिए यहाँ पे हम इसको लिखेंगे। राइट। क्रेडिटर के बारे में बोला है कि 4,000 डिस्काउंट है तो 4,000 लेस करके देना है, तो 4,000 मैंने माइनस कर दिया, ये आ गया। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड के रिगार्डिंग में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो आप एज इट इज़ इसको फुल पेमेंट करेंगे। अगर किसी लायबिलिटी को पे करते हैं और इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में ना दी हो तो आप फुल पेमेंट करेंगे यहाँ पे। ठीक है। एक बात और बताना चाहूँगा, कई स्टूडेंट पूछते हैं कि सर यहाँ पे 4 लाख थी, अब ये 4,30,000 है, आपको इससे कोई लेना देना नहीं है। ये अमाउंट इससे ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। ये ऑटोमेटिकली जो अकाउंट है वो डिफरेंस अपने आप प्रॉफिट या लॉस में निकालता है। आपको चेक नहीं करना कि लैंडर बिल्डिंग यहाँ पे 4 लाख की थी, यहाँ पे 4,30,000 की कैसे होगी, तो 30,000 जो एक्स्ट्रा हुआ उसका क्या करेंगे, आपको कोई लेना देना नहीं है। मशीनरी 3 लाख की थी, 2,80,000 क्यों मिला, 20,000 कम क्यों मिला, आपको कोई लेना देना नहीं है। आप केवल अमाउंट लिखें, जो अमाउंट यहाँ है जरूरी नहीं है कि आपका वो अमाउंट यहाँ पर भी सेम हो। राइट। तो इस बात का ध्यान रहे, जैसे क्रेडिटर है, क्रेडिटर यहाँ पे कम है, तो ऑटोमेटिकली जो डिफरेंस है वो अपना प्रॉफिट या लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब मैं इस क्वेश्चन को जो मैं क्लोज करने जा रहा हूँ तो उसकी टोटलिंग कर लेते हैं। 4,30,000 प्लस 2,25,000 प्लस 1,000 रुपीज़ प्लस 25,000 प्लस 2,80,000, तो 9,61,000 जो है आपका अमाउंट आएगा। और यहाँ पे भी देखते हैं 1,96,000 जो है आपका ये अमाउंट आएगा। राइट। तो बैंक की पेमेंट कर देते हैं। आपने देखा होगा बैंक कैश बैंक है, तो कैश बैंक में भी अमाउंट आएंगे। ये पेमेंट की हमने 1,96,000 डेबिट में है, तो यहाँ पे क्रेडिट में शो करेंगे। किस अकाउंट से आया ये, रियलाइजेशन अकाउंट से आया है, लायबिलिटी पेड। तो इकट्ठा अमाउंट हम यहाँ पे लिखेंगे 1,96,000। तो यहाँ पे हम सेपरेट ना करके एक इकट्ठा अमाउंट कर लेते हैं, तो उसके अमाउंट को हम सीधा यहाँ पर हम डाल देते हैं, तो हमारे लिए बेनिफिट रहता है। 9,69,000 यानी यहाँ पे क्रेडिट साइड है रियलाइजेशन के, तो यहाँ पर डेबिट में आएगी, यानी हर आइटम एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में उल्टा जाएगा। यहाँ क्रेडिट साइड है तो इसके डेबिट साइड में आएगा। तो लिखेंगे किस अकाउंट से आया है, रियलाइजेशन अकाउंट से आया है। क्या लिखेंगे, असेट्स रियलाइज या असेट्स सोल्ड। 9,61,000 जो है आपका अमाउंट आ जाएगा। राइट। अब इस अकाउंट को हम क्या कर रहे हैं, क्लोज कर रहे हैं।
तो क्लोज करने पे देखेंगे प्रॉफिट या लॉस जो भी हमारा आ रहा है। तो ये साइड देखते हैं पहले टोटल करके 9,61,000 प्लस 1,79,000 प्लस 21,000। तो इस साइड का जो टोटल है वो है 11,61,000। उस साइड का टोटल करते हैं 4 लाख प्लस 3 लाख प्लस 2,22,000, 4 लाख प्लस 3 लाख प्लस 2,22,000 प्लस 1,96,000। यह आ गया आपका 11,18,000। तो ध्यान से देखिए 11,61,000 यानी क्रेडिट साइड जो है वो बड़ी है, ग्रेटर है, और ग्रेटर ही दोनों तरफ आती है। और यहाँ पे जो डिफरेंस है वो आपका प्रॉफिट आ जाएगा, और प्रॉफिट को जो हम ट्रांसफ़र करेंगे किसमें, कैपिटल अकाउंट पे, राइट। तो ये आपका है अचल और विचल, ये दो पार्टनर है, इनमें ट्रांसफ़र हो जाएगा अमाउंट। डिफरेंसेस निकाल लेते हैं, माइनस कर दिया जाएगा इसमें से 11,61,000। तो 43,000 जो है यहाँ पे अमाउंट आया है जो कि प्रॉफिट है। और प्रॉफिट को हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है, रेशो मैं आपको बता देता हूँ। रेशो है क्वेश्चन में 3:5, यानी 3:5 की रेशो है जो कि हमें जिसमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। डिस्ट्रीब्यूट करते हैं 43,000 को। 43,000 का कितना, 3/8, 3 से मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय 8, तो 16,125 एंड रिमेनिंग इज 26,875। ये प्रॉफिट जो है बाय साइड में काउंट होगा। मैंने बताया था एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में जब आप जाएंगे तो क्रॉस जाएंगे और उस अकाउंट का नेम मेंशन करेंगे कि वो किस अकाउंट से आया है, रियलाइजेशन अकाउंट से आया है। अचल का प्रॉफिट है 16,125 एंड विचल प्रॉफिट इज 26,875। तो अब हम पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्लोज कर देते हैं। 3,16,125 टोटल है, तो यही बैलेंस आ जाएगा आपका। बट यहाँ पर आपको बैलेंस शीट ही नहीं लिखना, क्योंकि बैलेंस शीट वहाँ लिखते हैं जहाँ पर बिजनेस अभी भी कंटिन्यू चल रहा है। अब हम पार्टनर्स को उनकी फाइनल पेमेंट कर देंगे, यानी जो भी कैश बैंक के थ्रू आपको करना है। तो यहाँ पे आप कैश बैंक जो है यहाँ पे शो करेंगे 3,16,125 एंड 5,26,875 ऑफ विचल अमाउंट, 5,26,875 ये अमाउंट यहाँ पे ट्रांसफ़र हो चुका है। अब ये इतनी पेमेंट इनको दी जाएगी, यानी फर्म अचल और विचल को इतनी पेमेंट करेगा। क्या लिखा है यहाँ पे, कैश बैंक, तो ये अमाउंट कैश बैंक में भी जाएगा। और बाय लिखेंगे अचल कैपिटल अकाउंट और बाय विचल कैपिटल अकाउंट। तो 3,16,125 एंड 5,26,875 ये आपके अमाउंट आ गए यहाँ पे जो हमने ट्रांसफ़र कर दिए। अब आपके दोनों साइड जो हैं वो इक्वल आनी चाहिए। तो इसका टोटलिंग कर लेते हैं। 78,000 डेबिट अमाउंट प्लस 9,61,000, तो टोटल अमाउंट इज 10,39,000। तो क्रेडिट साइड भी आपकी यही आनी चाहिए, 1,96,000 प्लस 3,16,125 प्लस 5,26,875। और हमारा दोनों तरीके से जो है, दोनों साइड जो है हमारी इक्वेट हो चुकी है और आंसर हमारा आ चुका है। मैं एक बार क्वेश्चन को और डिक्टेट करता हूं, तो ध्यान से आप देखिएगा। अभी सबसे पहला काम जो है, हमें तीनों अकाउंट मेंटेन करना है सबसे पहले, और जो है अकाउंट छोटा नहीं होना चाहिए, वो आपका बड़ा ही रहना चाहिए। पार्टनर कैपिटल अकाउंट के बैलेंस डालेंगे बाय बैलेंस बीडी, यानी कैपिटल के लायबिलिटी साइड से जो भी कैपिटल है उसके बैलेंस डालेंगे। इसके बाद सेकंड स्टेप होगा आपका कैश और बैंक का बैलेंस डालेंगे आप। अब जो रिमेनिंग असेट्स और लायबिलिटीज़ हैं वो रियलाइजेशन अकाउंट में, डेबिट साइड में और क्रेडिट साइड में। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी और डेटर आपके असेट्स है रिमेनिंग, वो मैंने यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दी। लायबिलिटी साइड में देखेंगे तो क्रेडिटर और आपका एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड गिवन है, ये भी आपने यहाँ पे देख लिया। फिर इसके बाद दो पार्टनर हैं हमारे जिसका नाम है अचल और विचल, जिनके बीच में रेशो है 3:5। तो पहली एडजस्टमेंट ये थी कि लैंड एंड बिल्डिंग 4,30,000 में सेल की है, तो कोई भी एसेट्स आप सेल करोगे तो आप बाय साइड में सेल करोगे। लैंड एंड बिल्डिंग डेटर से 2,25,000 मिला, बैड डेट रिकवर्ड हुआ, अनरिकॉर्डेड एसेट्स
और एक मशीनरी थी, पर वहाँ पर मशीनरी पे इन्होंने एक चीज़ लिखी है कि विचल ने टेक ओवर की है, पर विचल ने आपको कैश पेमेंट दे दी है, तो हम यहाँ पे विचल का नेम शो नहीं करेंगे। अगर वो कैश नहीं देता तो हम विचल कैपिटल अकाउंट से अलग शो करते हैं। टोटलिंग किया 9,61,000, क्रेडिटर को 4,000 लेस पे करना था। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड के रिगार्डिंग में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, किसी लायबिलिटी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन ना हो तो आप फुल पेमेंट करेंगे, इस बात का ध्यान रहे। क्लोज किया, प्रॉफिट आ गया, क्रेडिट साइड बड़ी थी तो प्रॉफिट आया। प्रॉफिट को अचल और विचल में 3:5 की रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया। प्रॉफिट को ट्रांसफर करके मैं क्रेडिट साइड में लेके आया, डेबिट वाला अमाउंट क्रेडिट में। किस अकाउंट से आया है? रियलाइजेशन। क्या है? प्रॉफिट बैक क्रेडिट में शो करें। टोटल करके जो बैलेंस आएगा वहाँ पे आपको बैलेंस सीडी वर्ड यूज़ नहीं करना, कैश या बैंक, क्योंकि इनको अब फाइनल पेमेंट दी जा रही है इसलिए कैश बैंक का वर्ड शो किया जाता है। डेबिट से आप इसको क्रेडिट में ट्रांसफ़र करेंगे कैश एंड बैंक अकाउंट के, और आपके कैश और बैंक जो है आपके यहाँ पर भी यूज़ किए गए हैं। डेबिट वाला कैश बैंक यहाँ पे क्रेडिट में आएगा, और ये क्रेडिट वाला जो है कैश बैंक यहाँ पे ये कैश बैंक के डेबिट में आएगा। ये पेमेंट की है इसलिए क्रेडिट साइड में आएगा, ये हमने सोल्ड करके पैसा आया है तो ये डेबिट साइड में आएगा आपके, और ये दोनों अकाउंट जो है आपके सेम आ जाएंगे। तो दैट मीन्स आपका जो आंसर है वो ठीक है, बिल्कुल सही है। आई होप आपको बहुत अच्छा समझ आया होगा। तो ऐसे ही वीडियो हम बनाते रहेंगे आपके लिए। हमारे इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।